देखो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांट दोनों वैसे तो टॉपिक साथ ही है, लेकिन और वैसे दोनों टॉपिक है वो अलग अलग है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में शॉर्ट में दिया हुआ है इसलिए एक साथ ही आता है ये टॉपिक। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे स्टार्ट करें अपन तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई ऐसे कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता हो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें दो गैमेट का फ्यूजन होता है। मेल गैमेट, यहाँ पे अपन ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मेल गैमेट तो आएगा स्पर्म और फीमेल गैमेट में यहाँ पे आएगा ओवम। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। अपने ह्यूमन का पढ़ रहे हैं इसलिए कैसा होता है? इंटरनल। और एक्सटर्नल किस में होता है? फ्रॉग। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है, मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स, उन सब में एक्सटर्नल होता है। और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल जितने भी होते हैं उनमें सब में कैसा होता है? इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे ह्यूमन में कंप्लीट कहाँ पे होगी? कौन से पार्ट में होगी? कौन से पार्ट में होगी? एम्पुला पार्ट में। ये बताया था ना मैंने, फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला पार्ट वहाँ पे कंप्लीट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि भी गैमेट, जिसमें एक तो स्पर्म है प्लस ओवम। यहाँ पे स्पर्म कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? स्पर्म हाई क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, और हाई क्वालिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन कितनी संभावना रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक तो होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है अधिक नंबरिंग संख्या अधिक होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कि उसमें डीएनए और गैमेट बनने की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर डीएनए कंटेंट होना चाहिए, साइटोप्लाज्म प्रॉपर होना चाहिए उसके अंदर, प्रॉपर उसकी साइज होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया सही तरीके का हो उसमें ताकि उसमें एनर्जी प्रॉपर बनी रहे, स्विमिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, तो वो सभी उसकी क्वालिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये स्पर्म जो है सबसे पहले मेल के द्वारा फीमेल के जो वेजाइना पार्ट है उसके अंदर रिलीज किए जाते हैं। उसे क्या कहता है? इंसेमिनेशन कहा जाता है। सबसे पहली स्टेप आएगी इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन के दौरान डिस्चार्ज किसको किया जाता है? सीमन को डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, और ये सीमन के अंदर जो स्पर्म है ये एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक होते हैं तो ये मूवमेंट करते हुए फेलोपियन ट्यूब में यूट्रस को क्रॉस करते हुए और आगे की तरफ फेलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। उसी वक्त जिस टाइम पे जैसे मान लो कि इंसेमिनेशन हुआ है उसी दौरान या उसके एक दिन आगे पीछे क्या होना चाहिए? ओव्यूलेशन होना चाहिए। ओव्यूलेशन और इंसेमिनेशन में यदि डिफरेंस है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे ये वाला पार्ट है और यहाँ से इस प्रकार का पार्ट रहता है। और ये वाला जो पार्ट है इसे अपन क्या कहते हैं? एम्पुला पार्ट कहते हैं। यहाँ इसकी ओवेरी प्रेजेंट है। ओवेरी से जो एग है वो निकलेगा यहाँ पे, और ओवरी से जैसे ही एग निकलेगा इसको कैप्चर करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं? फिम्ब्री। ये फिम्ब्री होती है। फिम्ब्री से एग जो पहुंचेगा इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम उस टाइम तक इतनी मेच्योर हो जाती है प्रत्येक मंथ में और उसके अंदर सीलिया जैसी स्ट्रक्चर बनने लगती है। इसे कहते हैं सीलियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें क्या होता है? मूवमेंट होता रहता है। इन मूवमेंट के कारण से ये जो एग है वो आगे खिसकता रहता है इस प्रकार से, और ये यहाँ पे आके, और एम्पुला वाला पार्ट होता है थोड़ा सा कीप नुमा, थोड़ा सा एक फूला हुआ पार्ट होता है, वहाँ आके थोड़ा वो रुकता है, तो यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, और जैसे 14 डेज को एग निकला था और 14 डेज के लगभग 2 से 3 दिन के बीच में वो एम्पुला के अंदर रुका हुआ रहता है। इसी दौरान यदि इंसेमिनेशन होगा तो ही वो स्पर्म जो है वो यहाँ से मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुँचेंगे? इसके पास में पहुँचते हैं इस प्रकार से। अब सबसे बड़ी विशेषता कि इतने स्पर्म जो है वो यहाँ जाएंगे तो ये इसके साथ टकराए कैसे? इसका मतलब कोई दोनों में कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन तो होनी ज़रूरी है कि इसी ओवम के साथ जाके इसको टकराना है। तो ओवम में एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं
फर्टिलाइजिन। कौन सी प्रोटीन है? फर्टिलाइजिन। स्पर्म जो आएगा सेम स्पीशीज का, उसके अंदर होगा ह्यूमन में, उसमें होता है एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन, दो प्रोटीन हो गई। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है वो किसके ऊपर होता है? ओवम के ऊपर। एंटी फर्टिलाइजिन किसके ऊपर होता है? स्पर्म के ऊपर। दोनों जाति विशेष हैं, ह्यूमन के हैं, इसलिए दोनों जैसे ही प्रोटीन एक दूसरे के पास में आएगी तो क्या करते हैं? एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं और इस प्रकार से दोनों अटैच होते हैं। अटैच होते ही ये एक दूसरे को इंडक्शन देते हैं कि भी दोनों एक ही स्पीसीज़ के हैं। अगर कई बार मान लो अपन ये कराना चाहें टेस्ट कि भाई ओवम ह्यूमन का हो और दूसरी स्पीसीज़ का स्पर्म ले लो, तो वो जैसे इसके साथ टकराएगा तो भी इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। आइडेंटिफाई तभी करेगा जब कोई भी दो मेल और फीमेल गैमेट एक ही स्पीसीज़ की प्रोटीन को आइडेंटिफाई करे। तो अपनी आइडेंटिफाई प्रोटीन कौन सी होती है? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, दोनों जैसे ही आइडेंटिफाई हुए, आइडेंटिफाई होते ही इनकी जो मेम्ब्रेन होती है इनमें क्या होता है? हल्का सा चेंजेस होता है। अब यहाँ पे जो एंटी फर्टिलाइजिन है, जैसे ये पहचाना इसको, अब अपन यहाँ देखेंगे ये वाला पार्ट है और स्पर्म के आगे वाला जो पार्ट है ये वाला, इसमें क्या रहता है? ये इसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। बताया मैंने आपको कौन सा एंजाइम? एक एग्जांपल बताओ। हाइलुरोनेज या हाइलुरोनिडेज एंजाइम बताया था मैंने। इसके साथ में प्रोटीएज भी बताया था, लाइपेज बताया था, फॉस्फेटेज बताया था, ये सभी बताए थे। इनमें से अपन एक मुख्य मानते हैं, कौन सा? हाइलुरोनिडेज। ये क्या किया जाता है? जैसे ही ये इसके टच होता है, टच होते ही यहाँ से ये मेम्ब्रेन जो है, किसकी? ये मेम्ब्रेन और ये ओवम की मेम्ब्रेन इस प्रकार की हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। किसके कारण से? हाइलुरोनेज के कारण से। एग की जो लेयरिंग है उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। एग के ऊपर लेयरिंग कितनी होती है? 2 लेयरिंग होती है। सबसे बाहरी वाले लेयरिंग को क्या बोलते हैं? आवरण को। एग के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। डेली बताते, डेली भूल जाते हो। कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर एक लेयर और होती है, उसे क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। इसका मतलब ये जो एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, ये क्या करेगी? सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को भेदेगा, अंदर जाएगा। उसके बाद में एक लेयरिंग और आएगी, उसे कहेंगे जोना पेलुसिडा, उसको भी डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद में ये जो स्पर्म है वो इसके अंदर एंटर करता है और ये क्या करता है? अपना एग जो है, या फिर अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस जो है, वो यहाँ पे आके डिस्चार्ज करता है अंदर। और इधर कौन सा है? ओवम के अंदर क्या है? फीमेल न्यूक्लियस है। दोनों के बीच में फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होगी? अब 2n स्ट्रक्चर होगी। और ये पूरी प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन की, यहाँ से लेके यहाँ तक, आइडेंटिफिकेशन से लेकर यहाँ तक की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? एम्पुला पार्ट के अंदर हो रही है। ठीक है ना, एम्पुला पार्ट के अंदर हो रही है। अब एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया, कितने टाइम लगा है? 2 से 3 दिन बताया मैंने। 14 डेज पे ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से 2 से 3 दिन बाद में फर्टिलाइजेशन, 16-17 तारीख के बीच में, ये मान लो आप। ठीक है, 16-17 तारीख के बाद में अब यहाँ से ये वापस मूवमेंट करेगा। फर्टिलाइजेशन होते ही यहाँ से क्या करेगा? पहले इसमें लेकिन डिवीज़न जो है वो यहीं स्टार्ट हो जाता है। पहला जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस डिवीज़न होता है, और जाइगोट में जो माइटोसिस डिवीज़न होता है उसे एक विशेष नाम दिया गया है, उसे कहते हैं क्लीवेज। ठीक है ना, अब इसमें डिवीज़न होगा उसे माइटोसिस नहीं बोलेंगे, उसे क्लीवेज बोलेंगे। ये क्लीवेज कौन सा डिवीज़न है? माइटोसिस का ही रूप है ये। ठीक है, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी। अब यहाँ से जैसे ही 4 से 8 या 4 तक सेल जो होती है वो यहाँ से रोलिंग मूवमेंट करती हुई, कैसी? रोलिंग मूवमेंट। रोलिंग मूवमेंट करते हुए ये लेयरिंग क्या है? एंडोमेट्रियम है। रोलिंग करते हुए यहाँ पे पहुँचेगा ये जाइगोट। कितने दिन में पहुँचेगा? लगभग 3 दिन। ठीक है, 3 दिन फर्टिलाइजेशन के बाद में 3 दिन इसको लगते हैं रोलिंग मूवमेंट करते हुए, धीरे धीरे मूवमेंट करता है और यहाँ पे आके ये रुकता है। अब यहाँ पे आके रुका, तब तक एंडोमेट्रियम भी लेयर तैयार हो गई। इसको तैयार करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है?
प्रोजेस्टेरॉन, बताया था ना अभी प्रेगनेंसी हार्मोन। तो इस टाइम पे प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल पीक पे है और एंडोमेट्रियम की लेयर एकदम तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए इसको। जैसे ही ये यहाँ पे इसके पास में आएगा तो इनकी मेम्ब्रेन एग है ये, इसके ऊपर इस प्रकार से उबार निकलेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। इसी टाइम पर जो ये परत है एंडोमेट्रियम, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर भी उबार निकलेंगे विलाई, और ये आपस में एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से फंसेंगे, ठीक है, ताकि अंदर चिपक सके ये। और जैसे ये दोनों अंदर एक दूसरे के टाइट होंगे तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इसको एग को अंदर ले लिया जाएगा और ये जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे ग्रोथ करते हुए इसके तरफ चारों तरफ इसको कवर कर लेगी, किसको, एग को चारों तरफ से कवर कर लेगी और इसको मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धंसा लिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल हार्मोन जो है उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये तक हो गया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसके बाद मैंने बताया अभी डिवीजन स्टार्ट हुआ है। तो जैसे यहाँ ये जाइगोट है, जाइगोट डिवीजन हुआ, डिवीजन होने से पहला डिवीजन जैसे ट्रांसवर्स डिवीजन है, 2 कोशिका बनी, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 और 8 से 16, 16 कोशिकाओं तक। इन सभी कोशिकाओं का नाम दिया है ब्लास्टोमियर। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसी क्या कहते हैं, सॉलिड एक बॉल के रूप में बनती है, सॉलिड एक बॉल के रूप में बनती है 16 कोशिकाओं के आसपास, 16 से 32 कोशिकाओं के आसपास। इसे क्या कहते हैं, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला से आगे जो स्टेज बनेगी उसे क्या कहेंगे अपन, मोरुला, सॉलिड सेल बनेगी, है ना, सॉलिड मोरुला। और मोरुला के बाद में एक स्टेज आएगी जिसमें जो लेयरिंग है इस प्रकार की, जैसे ये एग है या फिर ब्लास्टोमियर की जो सेल्स है, ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है कोशिकाओं का और नीचे वाला ऐसे धंसने लगेगा अंदर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, जिसके कारण से 3 परतें बनेगी, बाहर वाली एक्टोड्रम, अंदर वाली एंडोड्रम, और यहाँ एक परत रहती है, कोशिकाएं रहती हैं, मीजोड्रम। इसे कहते हैं गैस्ट्रोलेशन स्टेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोरुला सबसे पहले तो आती है, मोरुला आती है पहले, शायद मोरुला आती है पहले मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रोला। 3 स्टेज होती है। मोरुला सॉलिड होती है, अगर केविटी बन जाए तो ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला में अगर लेयरिंग बन जाए 3 तो उसे कहते हैं गैस्ट्रोला। इस प्रकार से होता है ये, और आगे इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता रहता है। आपके सिर्फ इतना ही है इम्प्लांटेशन तक, कि इम्प्लांटेशन कैसे हुआ है, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसका थ्योरी लिखा लो।